उम्मीद पे दुनिया कायम है और वाकई में मतलब ये ऐसी जिसे आप कहते हैं कि प्रकृति को तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो अनुमान लगाया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शुरू में थोड़ा अलग फिर अलग, लेकिन लेट्स सी कैसे कंक्लूड होता है। फिलहाल तो एक थोड़े से हम वापस से सो कॉल्ड ड्राई फेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या फिर से जिस तरीके से कि इनिशियल आउटबर्स्ट हुआ था मॉनसून का और कई जगह डेफिसिट 40-50% तक पूरे हो गए थे, क्या आगे ऐसा और होता है? तो थोड़ी वेट एंड वॉच सिचुएशन जरूर रहेगी ये वाली, राइट? अनिल जी, अभी तो देखिए वैसे अर्निंग सीजन की शुरुआत है और अर्निंग्स के लिए हमेशा ये रहते हैं कि मार्केट में कुछ और हो ना हो, लेकिन अर्निंग एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कई बड़े नतीजे इनफैक्ट अभी इंतजार है आएंगे, तभी आप एक फाइनल कमेंट दे पाएंगे, लेकिन जितनी जैसी शुरुआत हुई है और जैसे एक्सपेक्टेशन है, क्या एक अर्निंग सीजन ये वाला भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा? जो थोड़ी देर पहले पंकज जी ने भी कहा था कि अब एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस से एक रिवाइवल फेज में जा रहा है, तो क्या इस बार का अर्निंग सीजन उसमें एक कैटलिस्ट का काम करेगा? जी विपिन जी, एकदम अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं वो बड़ी एक तरीके से कहिए तो उत्साहवर्धक रही हैं। और जितना खराब लग रहा था कि बहुत ही खराब एक क्वार्टर जाएगा, उसके हिसाब से अर्निंग्स ने थोड़ा थोड़ा सा जो कहता है ना, एक जोश बढ़ा दिया है, एक उत्साह बढ़ा दिया है निवेशकों का। और यहाँ पर आईटी ने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया है, ऑटो के भी रिजल्ट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आप देखें बैंक के भी जो है जितने रिजल्ट आए वो सारे के सारे सही आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक उत्साह को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है, मैं कहूँगा। अगर आप देखें तो क्रूड जो है वो 72 से बढ़कर के 85 पर चला गया है, फिर भी आज हमारे मार्केट जो है 24,300 के ऊपर बंद हुए हैं। जबकि हम देखिए डेटा ये कहता है कि मैं आंकड़ा देख रहा था तो उसमें हर $10 क्रूड में जो बढ़ोतरी होती है वो हमारी सीपीआई इन्फ्लेशन को लगभग 40 से 60 बेसिस पॉइंट अफेक्ट करती है। तो आप सोचिए कि उसके बावजूद भी जो है, और वो एक डेफिनेटली चूंकि बढ़ा है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उसके बावजूद ये चीज़ें जो है वो हमारा मार्केट उसको कंसिडर नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं इसमें रिजल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले समय में जो और भी रिजल्ट्स आएंगे, हाँ जरूर, जो ऑयल सेंसिटिव एकदम अभी, क्योंकि अभी ऐसी कंपनियों के नंबर अभी तक नहीं आए जो ऑयल से सेंसिटिव थी, जिनके रॉ मटेरियल में सीधे सीधे डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट था, जब उनके नतीजे आने शुरू होंगे तो वहां पर हमें एक डेंट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वो तो आप चूंकि नंबर्स के बिना बोलना या उस पर टिप्पणी करना या अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो अर्निंग सीजन है जितना अब तक हमने देखा है कि एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। थोड़ी मिक्स अर्निंग आप कह सकते हो, लेकिन आशंका जैसी थी वैसा नहीं है और हो सकता है कि बड़े कैटलिस्ट का काम करता नजर आए। सुदीप सर, अब थोड़ा मार्केट को वापस से नज़र से देखें तो ये हफ्ते की बात करूँ तो जो लार्ज कैप है, आपने भी जिक्र किया था, उनका थोड़ा बोलबाला रहा, लेकिन मिड और स्मॉल कैप की थोड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी। ये मार्केट के फंडामेंटल को कैसे डिस्क्राइब करेगा अभी के मूड को? मैं हमेशा से ये बोलते आया, वो बोल रहा था कि जब एफआईआईज मार्केट में वापस आएंगे तो लार्ज कैप का लार्ज कैप में ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि ज्यादातर वो पहले लार्ज कैप में निवेश करते हैं। और देखिए, एफआईआईज जब जा रहे थे तब पिटाई भी लार्ज कैप का सबसे ज्यादा हुआ था। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आएंगे तो लार्ज कैप पे ही पहले वापस आएंगे। और अगर आप न्यूट्रल तरह से एनालाइज भी करें, आज रिलेटिवली लार्ज कैप का वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि लार्ज कैप में जरूर एक ट्रैक्शन आएगा जैसे ही एफआईआईज इंडियन मार्केट पे वापस आएंगे। और साथ में जब बड़े आईपीओ आते हैं तब थोड़ा बहुत ध्यान लार्ज कैप की तरफ जरूर जाता है, क्योंकि साथ साथ जैसे हमारे यहाँ जो आईपीओ आ रहे हैं, जैसे एसबीआई फंड का आया, तो एसबीआई ऑब्वियसली विल बी द बेनिफिशियरी। एनएससी का आएगा तो एनएससी के साथ बहुत सारे large cap companies will benefit because they will be exiting part of their holding. फिर जियो का आएगा तो रिलायंस में वैल्यू अनलॉकिंग की बात आएगी। सो ऐसे अभी अगर आप अगला 2-3 महीना देखें तो मुझे लगता है लार्ज कैप में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में मतलब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत सारे अच्छे कंपनीज है, अच्छा काम कर रहे हैं और नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं कुछ मिड कैप कंपनीज में। केबल एंड वायर सेगमेंट में कुछ नतीजे मैंने देखे हैं रिसेंटली, बहुत ही अच्छा नतीजा। अच्छा, मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन उसके बाद दिखाया, पर नतीजे बहुत अच्छे थे। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, अच्छा काम हो रहा है। तो वैल्यूएशन भी सस्ता नहीं है,
और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले रहे हो तो कुछ उसमें बुराई भी नहीं है। पर रिलेटिवली अगर तीनों सेगमेंट की बात करें तो मुझे तो डेफिनेटली लार्ज कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अब एक चीज और बताऊंगा, आप बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, अभी नतीजे आएंगे सारे बैंक के अगले 2-3 दिन में। लार्ज कैप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहां पे डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन के हिसाब से दिख रहा है, और वहां पे अपसाइड सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू पॉसिबल डाउनसाइड। तो ऐसे अगर आप विश्लेषण करें सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज, तो भी आपको लार्ज कैप ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल। जी, बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सही, और नतीजों की भी एक नज़र रहेगी, लेकिन दलजीत साहब, बैंकिंग एज अ सेक्टर मतलब पिछले कुछ समय में तो बढ़िया ही रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। यहाँ से आगे चलते हुए क्या उसकी वो एवरग्रीननेस बनी रहेगी, सारे फंडामेंटल वैसे ही रहेंगे और बेहतर नज़र आएंगे, क्या होता हुआ दिख रहा है? व्यू पॉजिटिव है बीएफएसआई पूरे सेक्टर पे, क्योंकि ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा है कि जहां कुछ फॉल्टर होने का कोई स्कोप ज्यादा नजर आ रहा हो। अभी तक जो नंबर्स आए वो भी अच्छे नंबर्स आए। हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ वगैरह अच्छे से पिकअप की है, एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड है सभी बैंकों की। इनफैक्ट अभी नंबर्स नहीं आए हैं, कल आएंगे 4-5 बैंकों के, लेकिन एडवांस और डिपॉजिट के ग्रोथ के नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि उन लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। और इनफैक्ट अगर हम एक हल्का छोटा सा एग्जांपल लें, यूनियन बैंक की कॉन कॉल में उन्होंने एक लाइन मेंशन की कि 1 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट लोन सैंक्शन है जो अभी डिसबर्स नहीं ओवर द पीरियड होंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा हिंट मान सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल है वो भी कुछ स्टार्ट होने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पीटस होगा अपनी पूरी मैक्रो इकोनॉमी के लिए भी और बीएफएसआई सेक्टर के लिए भी। तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज भी उसका ही है इंडेक्स में भी। तो इसके लिए इसमें तो ओवरवेट बना ही रहना है आपको। हम लोग अभी जस्ट एज ए डिस्क्लोजर, हम लोग मिड कैप्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ वहां पे 2-3 बैंक्स में डील्स हुई हैं जहाँ काफी बड़ा पैसा बाहर से भी आया है। तो उनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी तेजी से पिक करेगा। एनबीएफसीज भी अच्छे से चल रहे हैं। अगर आप देखिए तो कल एक एनबीएफसी के नंबर्स आए थे, तो जो एक रिस्क लग रहा था कि एमएसएमई वाला सेगमेंट है वहां पर कुछ स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है, तो वो इस बार अभी तक नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट दिखे, जो वॉर का इम्पैक्ट वगैरह एमएसएमई पे हुआ है, लेकिन शायद वो भी वेल टैकल्ड हो गया है। तो आई थिंक ये पूरा स्पेस काफी अच्छा बना रहेगा और इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल हैं। गुड पार्ट इज की वैल्यूएशन भी ऑब्सीन नहीं है सर, वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल। आपको अच्छे बड़े बैंक तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। इवन जो स्मॉलर एनबीएफसी, जो दूसरी एनबीएफसी हैं, वो भी कोई ऐसे अपने हिस्टोरिकल एवरेज से बेटर में ही मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये स्पेस में जरूर ध्यान रखना चाहिए और ओवरवेट रहना चाहिए। ठीक है जी। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर अभी भी दलजीत साहब काफ़ी बुलिश हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली आपको। थोड़ा और रिजल्ट सीजन की बात कर लूँ पंकज सर, तो देखिए नतीजे तो अभी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कहाँ आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद दिखती है, कहाँ सबसे ज़्यादा डर या जोखिम लग रहा है, और अगर नंबर्स है तो उनको आप इस जंक्शन पे नंबर्स को ज़्यादा फोकस करेंगे या महत्व देंगे, या फिर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी? देखो विपिन जी, आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे हम नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर रीजन से शेयर ज्यादा मूव करेगा। आई थिंक इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 2-3, और अल्टीमेटली आई थिंक ठीक है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस स्टॉक में मूव अप एंड डाउन ऑन इमीडिएट जो आया है, बट अल्टीमेटली द ग्रोथ हैज टू कम। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है, अगर मीडियम टू लॉन्गर टर्म एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक को चलने हैं तो वहां पर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। what had happened starting this quarter was, एक तो मार्केट की पोजीशनिंग बहुत लाइट हो गई थी, मार्केट में पेसिमिज्म बहुत ज्यादा हो गई थी, एंड दैट इज द रीजन कि इतनी कम एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि हमने देखा कि जो एक सबसे ज्यादा एक चिंता का जो सेक्टर बनने जा रहा था मार्केट में, टेक्नोलॉजी, वहां पर हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन लेवल इतने लो थे कि जहां जहां भी रिजल्ट थोड़े से बेटर आए, थोड़ी सी मार्केट कमेंट्री अच्छी आई, बहुत सीरियस शॉर्ट कवरिंग देखने को भी, बहुत सीरियस एक पॉपअप देखने को मिला। और जैसे हम देखें पिछले 2-3 हफ्तों में
जो दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, बारिंग 1 और 2, करीब 10 से 14% रैली कर गए हैं। और उससे ही मैं देखे, अगर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एंटी एआई ट्रेड की, व्हाट हैज हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब, ये जो एआई स्टॉक्स हैं, चिप रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पिछले 3-4 हफ्तों में करीब 15 से 25% उनमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखा गया, उनमें कितनी परसेंटेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को दी है। सो आई थिंक एक टोटल एक समीकरण है। उसके अलावा आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक भी एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ पोजिशनिंग पे आ गए थे। जिस तरह की वैल्यूएशन उनकी आ गई थी, रिजल्ट्स उनके बिल्कुल भी खराब नहीं आ रहे थे। इट वॉज जस्ट दैट द काइंड ऑफ मैसिव सेलिंग वी वर सीइंग फ्रॉम एफआईज। एंड नॉट टू फॉरगेट कि एफआईज में जहां जहां बड़ी ओनरशिप थी, लार्ज कैप में डेफिनेटली बड़ी ओनरशिप थी, और लार्ज कैप में भी देवर ओनिंग मोस्ट, जो बड़े बड़े दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स थे, दिग्गज टेक्नोलॉजी काउंटर्स थे। आई थिंक वहां से पैसा ज्यादा निकलने को देखने को मिला। और अब जब पैसा आ रहा है या पैसा जब आएगा, आई थिंक इन काउंटर्स में ही सबसे पहले पोजीशनिंग हमारे को देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल आई थिंक Q1 जो अभी तक जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, मच बेटर देन व्हाट द पेसिमिस्टिक सिनेरियो वाज ट्राइंग टू बी प्रोजेक्टेड फॉर दिस स्टॉक। और जो अगले 10 दिन में रिजल्ट्स आएंगे, अगले 3-4 दिन में ही 3-4 बड़े दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आना है। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक वुड अगेन बी अ ट्रेंड सेटर, और ऐसी अपेक्षा आ रही है कि रिजल्ट्स में भी लिटिल बेटर देन व्हाट मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग। और ऐसा चीज होगी, और जिस तरह की पोजीशनिंग है, आई थिंक मार्केट को एक अच्छा सीरियस लेग अप बियॉन्ड 24,300 ऑफ निफ्टी मिल सकता है, नेक्स्ट लेग ऑफ लेग अप मिल सकता है। सो वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट्स ऑन अ नियर टर्म बेसिस। मेरे को लगता है कि यहां से मार्केट्स और थोड़ी कैचिंग अप कर सकती है। जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आई थिंक द ओनली जोकर इन द पैक इज एस्केलेशन ऑफ गल्फ वॉर, जो कि मार्केट अभी मान के चल रही है कि करंट लेवल्स पे भी चलती रही, तो आई कैन मार्केट्स में इग्नोर दैट। तो रिजल्ट से अब आई थिंक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, थोड़े से भी अच्छी कमेंट्री आती है कंपनीज की, थोड़े से भी जो अपेक्षा से अच्छे रिजल्ट आते हैं, आई थिंक मार्केट में एक स्ट्रॉन्गर लेकअप आ सकता है। और जो बैंकिंग हैंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, तो जिस तरह की वैल्यूएशन पे चल रहे थे, आई थिंक चल रहे हैं, आई थिंक काफी सीरियस यहां पर बाइंग स्क्रीमिंग बाय बन गए थे। राइट, तो अच्छे रिजल्ट, अच्छा अर्निंग सीजन मार्केट को एक नया बूस्ट देगा। और इसी बीच बातचीत करते करते अनिल जी, मेरे मन में एक सवाल आया। थोड़ी देर पहले हम FIIs की बात कर रहे थे कि FIIs जो हैं अब धीरे धीरे वो पैटर्न दिख रहा है कि अपनी बिकवाली कम कर रहे हैं, वापस से इंडियन मार्केट्स में रुक कर रहे हैं। और क्या रीज़न है वो हमने डिस्कस किए। ये वही DIIs को देखे कि जब ये पूरा सिनेरियो बहुत ख़राब था, जम के DIIs ने खरीदारी की, या पूरा मार्केट बैलेंस किया, जिस पेस पर बेच रहे थे FIIs, कई गुना ज़्यादा गिरावट हो सकती थी, लेकिन DIIs उसे हमेशा बैलेंस करते रहे। तो क्या अब जबकि FIIs की वापस एंट्री हो रही है, मैं कहूँ, DIIs अपने उस रोल को थोड़ा माइल्ड करेंगे, या अभी भी उसी रफ्तार से खरीदते रहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये डबल इम्पैक्ट आएगा, मतलब बाजार काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। जी हाँ, एकदम मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपना रोल को रिवर्स करेंगे, क्योंकि देखिए DIIs के पास जो मेजर मनी आ रही है वो SIP के फॉर्म में पब्लिक मनी है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस फ्लो अभी भी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में या फिर SIP के थ्रू पैसे लगाते हैं, उनका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं भी विश्वास नहीं हटा, चाहे कितनी भी उठापटक हो गई। अगर देखें तो पिछले 1 साल में हमने बहुत तरीके की चीज़ों को झेला है। टैरिफ वॉल को झेल लिया, उसके बाद उसके पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर था, अभी ईरान और US का वॉर चल रहा है। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि DIIs हो गए या जो हमारे देश के जो निवेशक हैं, उनका विश्वास जो है हमारे देश की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उस पर अडिग बना हुआ है। और यही कारण है कि वो लगातार हर गिरावट में खरीदते हुए चले जा रहे हैं। और वो पैसा SIP का जो है थोड़ा ज़रूर बीच में कम हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रुक गया था, और फिर भी काफ़ी एक बड़ा अमाउंट उनको हर महीने मिल रहा था, जो कि वो हर महीने डिप्लॉय कर रहे थे। अब आगे भी जो है मुझे लग रहा है कि ये एक डबल इंजन की तरफ काम करेंगे, कि जो कि जब वो खरीदना शुरू करेंगे तो ये DIIs भी उसमें खरीदेंगे, कुछ काउंटर पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल नेट ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। और विपिन जी, एक सबसे मजे की बात क्या होती है कि जब बिग मनी जो है ना, वो तो देखिए लार्ज कैप और
सेलेक्टिव मिड कैप में आती है। लेकिन जब मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा होता है तो रिटेल की जो डायरेक्ट मनी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर पीछे पीछे रन पकड़ती है, क्योंकि उनका जो निशाना होता है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है स्मॉल कैप की रैली जो है सबसे लास्ट में आती है और बड़ी फास्ट होती है, बहुत तेज आती है उसमें। तो ये शुरुआत होते हुए हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। बस एक ही अंदेशा है, ये रिजल्ट सीजन एक अच्छा अवसर लेकर के आए और जो क्रूड है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। यहाँ से 85 के आसपास हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, 90 तक भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं। सडनली वो 120 वाली सिनेरियो ना आए तो मेरे ख्याल से हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी भी वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रांग है और आगे भी इसको हम सस्टेन कर सकते हैं। राइट, तो कह सकते हैं कि खूब जमेगा रंग जब मिलके बैठेंगे दो यार, FIIs और DIIs अगर दोनों अपनी अपनी बाइंग करते हुए नजर आए तो बाजार में एक अच्छी रैली आपको दिखाई दे सकती है। कुछ एक फैक्टर्स हमेशा ही रहते हैं कि ये कहीं क्रूड में कुछ ऊंचा नीचा हो गया या कहीं और कोई ऐसी चीज़ हो गई, लेकिन एक मोटा मोटा पिक्चर आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जिस बाजार के टर्न अराउंड की हम बात कर रहे हैं, जिस बदलती तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी भी बदलेगी, आपका आउटलुक भी बदलेगा, आपका नज़रिया भी बदलेगा। सेक्टर को कैसे देखें, स्टॉक को कैसे देखें, कहाँ पे अब वापस से मौके बनेंगे, अपने चारों एक्सपर्ट से लेंगे आपके लिए खास राय इस छोटे से ब्रेक के बाद।